वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और पेपर के बारे में जिसका नाम है आपका बी ऑनर्स के बच्चों का। ये मनोविज्ञान का पेपर है BPCG 171। ये पेपर का नाम है, हिंदी में इसको बोलेंगे सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, ये वाला पेपर होने वाला है, तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फरवरी 2021 के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करेंगे। उसके बाद एक और पेपर में दिखाऊंगी आपको, वो होगा दिसंबर 2021 का। तो ये दो पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इससे आपको पैटर्न और रिपीटेशन दोनों समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि पेपर काफ़ी बड़ा होने वाला है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नोट में देख लो कुछ जो भी लिखा हुआ है, आप प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सबके अंक समान हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 400 वर्ड्स में देना है। ठीक है, ये सारा ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना। मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर चर्चा कीजिए। मनोविज्ञान की विधियों तथा अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मीन्स मन का विज्ञान। तो मनोविज्ञान मन और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने वाली एक साइंस की ही इस पार्ट ऑफ साइंस कह सकते हो। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ये मनुष्य के विचारों, उसकी भावनाओं, व्यक्तित्व और जो उसकी समझ है और उसकी अन्य जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं ना, उस चीज़ को, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, अब मनोविज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा सा, इसकी प्रकृति पर अगर चर्चा करें, तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है और मनोविज्ञान में जो मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार का आकलन किया जाता है, वो भी प्रैक्टिकल वे में, प्रयोगात्मक तरीकों से। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मनोविज्ञान में शोध करते समय नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। शोध मीन्स रिसर्च करते हैं, जब साइकोलॉजी में जब रिसर्च होती है ना उस टाइम। और साइकोलॉजी में आप जब मानव जो इंसान के व्यवहार को, उसके बिहेवियर को समझने के लिए विभिन्न अलग अलग विधियों का यूज़ किया जाता है। मनोविज्ञान को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल हेल्थ, मानसिक रोग, मानसिक समस्याएं, जो भी टेंशन वगैरह होती है उससे जुड़े हुए मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। यही तो साइकोलॉजी होती है ना। और फिर मनोविज्ञान में जो है ना, एक चीज़ ये भी होती है कि जो व्यक्तिगत, मतलब पर्सनल और सामाजिक संबंधों की समझ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तो अपनी पर्सनल और एक सोशल जो अंडरस्टैंडिंग, समझ, एक्सेप्ट, मतलब समझने के लिए भी ना उसका स्टडी किया जाता है। फिर लास्ट में लास्ट नहीं, एक और मतलब थोड़ा सा मैं गाइड कर रही हूँ कि मनोविज्ञान में इस व्यक्तित्व के जो विज्ञान के तहत जो व्यक्ति की भूमिका होती है, मतलब एज ए साइंस के अकॉर्डिंग जो इंसान होता है ना, उसका स्वभाव, उसका गुण, संज्ञान, उसके अनुभव, किस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं जीवन में, उसका व्यवहार, इन सारी चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो भी है ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 10 नंबर में तो आपको करना है मनोविज्ञान की परिभाषा देनी है, उसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर चर्चा करनी है। ठीक है, इसमें उसकी विशेषताएं बता दीजिए आप कि साइंटिफिकली उसको कैसे जो है इसको साइकोलॉजी को आप लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें मनोविज्ञान की विधियों और अनुप्रयोगों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट है, मनोविज्ञान की विधियों तथा अनुप्रयोगों की व्याख्या करना है। विधि का मतलब क्या होता है, मेथड्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ मेथड, कि कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं जिसकी प्रयोग से हम जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना, फिर से बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तंत्रिका आवेग क्या है। परिधीय तंत्रिका तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आवेग क्या होता है, आवेग होता क्या है। ठीक है, मन में आए, मतलब जो मन में जो भाव आते हैं उनसे जो आपकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ना, उसे हम आवेग कहते हैं।
ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। ये एक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग, इसलिए तो हम इसको तंत्रिका बोलते हैं ना। और जो तंत्रिका आवेग, ये एक ना एक वैसे भी, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये 20 नंबर का है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको तांत्रिक आवेग बताना है। फिर जो 15 नंबर का क्वेश्चन बचता है उसमें आपको परिधीय तंत्रिका की व्याख्या करनी है। परिधीय तंत्रिका होता क्या है? ये जो है ना, ये तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है जो सूचनाएं ग्रहण करता है और सूचनाओं को प्रभावित अंगों को प्रेषित करता है। मतलब बॉडी के जिन अंगों को सूचनाएं भेजनी है ना, उन अंगों को ये प्रभावित करता है। मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, छोड़कर शरीर को जो सभी जो तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका बनाती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि पूरे शरीर में एक तो पूरे शरीर में विद्यमान होती हैं, ठीक है, हमारी पेशियों में, त्वचा में, स्किन में, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सब में होती है ये। तो ये सभी जो केंद्रीय तंत्रिका में प्रवेश करती है उसे छोड़ती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है हर टाइम उसको इन्फॉर्म करती है, इसको इन्फॉर्मेशन भेजती रहती है। तो ये जो शरीर के जितने भी हमारे अंग होते हैं ना, सीएनएस से संपर्क बनाए रखते हैं। कुछ तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती है उन्हें कपालीय या कंकाली तंत्रिका भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मेरुरज्जु से निकली तंत्रिकाओं को मेरुरज्जु तंत्रिका बोलते हैं। तो इस कार्य इसमें 3 प्रकार की जो तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है। एक तो हो गई आपकी संवेदी, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इनको वहाँ पर। एक संवेदी तंत्रिका हो जाएंगी, एक मोटर तंत्रिकाएं हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरी हो जाएंगी मिश्रित वाली, मतलब मिश्रित तंत्रिकाएं। तो इस तरह से आपने लिखना है और ये पूरा का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे लिख के आना है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है आपका चिंतन का संप्रत्यय एवं विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। चिंतन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले देख लो 20 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर में तो आपको ये हाफ क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ये बताना है चिंतन का संप्रत्यय एवं विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पहले तो ये होना चाहिए आपको कि चिंतन होता क्या है। सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना। और संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय तो चलो हिंदी वाले समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ जाओ। संप्रत्यय क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट, कि थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वेश्चन है। ये आपने डिटेल में बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि चिंतन के कॉन्सेप्ट बताने, चिंतन के विभिन्न प्रकार, कितने तरह के थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो कितने तरह का होता है, उनकी व्याख्या करनी है। और थिंकिंग की जो प्रक्रिया होती है ना, उस पर चर्चा करनी है। मतलब कहने का ये है कि देखो, सोचने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। हम लोग जो दिमाग है हमारा, वो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कुछ भी सोचने की। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी सोच लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोचते सोचते हम लोग कई बार ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि लोग बीमार तक हो जाते हैं। मतलब उनको ये मानसिक रोग भी हो जाता है। तो ये तो एक थोड़ा सा एक्सेस में चला जाता है ना। तो इस चीज़ को मतलब ये भी पार्ट ऑफ थिंकिंग ही है, बट आपने अपने हिसाब से बताना है कि जो थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है उसको आपने एक तो डिस्क्राइब करना है इसमें। और बाकी जो थिंकिंग की प्रक्रिया कैसे बताओगे आप? जैसे आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लो आपको स्टार्टिंग में करनी है। स्टार्टिंग में कैसे करोगे? चिंतन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो थिंकिंग की प्रक्रिया में एक कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट है कि किसी भी समस्या या प्रश्न से शुरुआत होती है ना। रीज़न से शुरुआत होती है ना, कारण से। किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत तो कारण से होती है। सेकंड होता है कि समस्या को हल करने के लिए सोच और अवधारणाओं को याद करना, उसका कंक्लूजन प्रेजेंट करना। लॉजिक्स मतलब लॉजिकल बातें करना। कल्पना करना, इमेजिनेशन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर दूसरा है समझाना, कि आप किसी को समझा भी सकते हो कुछ, किसी को आप अपनी तर्क के जरिए किसी को समझा सकते हो। फिर होता है डिसीजन लेना, है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर थोड़ा सा इसमें मैं ये भी ऐड कर देती हूँ कि इसके अगर मान लो आप चिंतन की प्रक्रिया पर अगर थोड़ा सा और लिखना चाहो तो इसमें ये बात कर सकते हो कि चिंतन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों चीज़ों का संबंध होता है, ठीक है। और जो थिंकिंग का जो मेन मोटो क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान करना होता है। चिंतन में हम एक तो लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है ना। लैंग्वेज अगर आपकी क्लियर है, आप समझा सकते हो किसी को, उसी तो उसका तो इम्पोर्टेंट रोल हो ही गया। फिर चिंतन में ना एक पूर्व अनुभव शामिल होते हैं। पूर्व अनुभव का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपकी अपनी कोई
कोई आपकी एक सोच है, आपकी एक समझ है किसी टॉपिक पर, वो इसलिए है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप किसी को समझा भी सकते हो। यही तो साइकोलॉजी होती है ना। फिर चिंतन में जो अभिप्रेरणा, मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर इसमें चिंतन में कहते हैं ना, प्रतीकों का भी इस्तेमाल होता है। चिंतन स्थिति बनाने के लिए योग, ध्यान और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, इन सारी चीज़ों को वो यूज़ किया जाता है इस चीज़ में। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो और आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हुए ना, इसमें से ये थर्ड वाला जो आपका फर्स्ट वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतरों की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए। बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत अंतर क्या होते हैं। व्यक्तिगत अंतर मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि देखो, हर इंसान अलग अलग होता है, ठीक है। यही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि जैसे मैं हूँ, तुम हो, या कोई भी है, जैसे ABC। तो हर इंसान जो है वो अलग है, अलग तरीके से उसकी सोच है, अपना सोचना समझने का तरीका। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे ही कोई भी इंसान जो है वो सेम नहीं है, सब अलग अलग तरह के। सबकी अपनी सोच है, अपना बात करने का तरीका है, अपने चीज़ों को समझने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। तो हम लोग ना, मतलब हर इंसान अलग है, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझो। फिर है, इसकी अवधारणा बतानी है आपने, 5 नंबर इसके मिल जाएंगे आपको। प्रकृति पर चर्चा करनी है, 5 नंबर इस मार्क के आपको बताना है। यहाँ पर उसकी प्रकृति क्या है, व्यक्तिगत अंतर की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या प्रकृति है, क्या अवधारणा है। फिर आता है बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की व्याख्या। ये 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका। बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि मीन्स दिमाग, परीक्षण, एनालिसिस। इसमें कुछ स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड होती हैं, तो वो सारी आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास की अवधियों एवं जीवन काल के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन में आएगा, हम आ गए भाग सेकंड में, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको बताना मानव विकास की अवधियों। कहने का मतलब ये है कि मानव विकास की अवधियों, उसका टाइम, मानव विकास का जो टाइम होता है उसके बारे में बताना है कि मानव विकास की जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में बात करनी है। दूसरा है जीवन काल के परिप्रेक्ष्य, कि जीवन काल मतलब पूरे जीवन में जो उसकी जो अपनी एक विकास की एक अवस्था होती है उसके बारे में आपने यहाँ पर पूरा लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 6 है, नैदानिक और स्वास्थ्य का 2 भाग हैं इसमें, 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर के 2 भाग हैं ये। नैदानिक और स्वास्थ्य कार्य और संगठन के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों पर चर्चा करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो तुम ये समझना चाहिए कि नैदानिक होता क्या है। नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोज करना। किसी भी बीमारी में कोई ना कोई तो देखो रीज़न छुपा होता है। जब हम उस रीज़न को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, तो उस अवस्था को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नैदानिक, कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज करना। और नैदानिक और स्वास्थ्य का ना आपस में एक रिलेशन तो हो ही जाता है इसी प्रकार। जैसे कार्य, देखो थोड़ा सा और बता देती हूँ। नैदानिक का मतलब होता है किसी भी बीमारी को डायग्नोज करना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो जैसे आप बताते हो कि आपको फीवर है, ठीक है। तो डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि फीवर किस वजह से है, तो जो वजह है ना उसकी, तो वही तो डिफाइन करना है ना आपको। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर है कार्य और संगठन के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। कार्य और संगठन, कार्य तो पता ही आपको, इस पर मतलब जो कार्य और संगठन में आप साइकोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये बताना है आपने। कहने का मतलब ये है कि जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से, कैसे आपके वर्क प्लेस पर एक भूमिका निभाती है। आप जैसे आप देख रहे हैं वर्क प्लेस में, अगर हम मान लो प्राइवेट जॉब की बात करें, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, वर्क प्रेशर है, उसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वर्क प्रेशर को टैकल करने के लिए वहाँ पर साइकेट्रिस्ट या कहीं पर काउंसलर रखे जाते हैं। तो उसी व्यवस्था को हम वर्क और वर्क प्लेस पर मनोविज्ञान का अनुप्रयोग होना, आपने सुना होगा ना कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड और एरिक रेक्सन का, इन दोनों ने क्या किया है। ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, कंटिन्यू हो गया उसी में। तो यहाँ पर आपने बताना है कि वर्क प्लेस पर जिस तरह से चीज़ें मतलब साइकोलॉजी के क्या यूज़ है,
उसको आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। अच्छा, 7th है फ्रायड और एरिक्सन द्वारा दिए गए सिद्धांतों के संदर्भ में विकास के चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 10 नंबर के लिए आपको फ्रायड की थ्योरी बतानी है और 10 नंबर के लिए बतानी है आपने एरिक्सन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, तो इन दोनों ने क्या क्या आप मनोविज्ञान के लिए अनुप्रयोग के बारे में अलग अलग थ्योरी दी है वो आपने बतानी है। और डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस आपको दिए गए हैं, है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड और जैसे एरिक एरिक्सन हो गया, तो 10 नंबर में आपने इनको बताना है और 10 नंबर के लिए एरिक्सन को आपने इनकी थ्योरी बतानी है। एरिक्सन की थ्योरी बताती है कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। तो यहाँ पर आपको इन दोनों की थ्योरी बतानी है, सीधा सीधा है। इनके संदर्भ में मनोविज्ञान के चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इनके अनुसार जो विकास के जो भी चरण थे उनकी विस्तार से व्याख्या करनी है आपने। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के अभिप्राय पर चर्चा कीजिए। व्यक्तित्व के व्यवहारवादी दृष्टिकोण मतलब बिहेवियरल एप्टीट्यूड एवं मानवतावादी दृष्टिकोण पर विस्तार से व्याख्या करनी है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए तो आपको इसके व्यक्तित्व के अभिप्राय पर चर्चा कीजिए, 5 नंबर के लिए ये वाला है। बाकी जब 15 नंबर में बचते हैं वो आपने बाकी का ये क्वेश्चन करना है इसके लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व के अभिप्राय पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, पहले ये देख लो कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व का मतलब है किसी भी व्यक्ति का व्यवहार करने का तरीका, जो उसके आंतरिक इंटरनल और जो बाहरी गुण उन पर आधारित होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि व्यक्तित्व ना एक संरचना है, एक प्रक्रिया है जिसमें वो व्यवहार, बिहेवियर करना, अपना दिमाग लगाना, लॉजिकल बातें करना और भावनात्मक पैटर्न जुड़े होते हैं, इमोशनल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और फिर ये पैटर्न ज़्यादातर समय स्थिर होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी बताया ना आपको कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार करने का जो तरीका है उसके आंतरिक और बाहरी गुणों पर आधारित होता है। तो व्यक्तित्व एक संरचना है, वो अपना ब्रेन बोल सकते हो, और जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनकी, और एक इमोशनल पैटर्न, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी स्थिर तो होती हैं, बट दीज आर चेंजेबल, मतलब लाइफ लॉन्ग जो है ये चीज़ें बदलती भी रहती हैं परिस्थितियों के अनुसार। फिर है आप यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको टिक कर लेना। अच्छा, व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ और बातें जो हैं उनको थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विशेष विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समूह होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जीन और पर्यावरण क्या होता है? जीन तो देखो ये होता है कि हेरिडिटरी क्या होता है? वंशानुगत, ये हो गया। दूसरा हो गया आपके एटमॉस्फेयर, वातावरण। मतलब ये है कि चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वातावरण एक ये हो गया। दूसरा हो गया वंशानुगत। तो वातावरण का तो कैसे आप समझ सकते हो कि जैसे जब बच्चे किसी माहौल में रहते हैं, वातावरण का मतलब होता है कि जब किसी भी इंसान की जो परवरिश होती है वो किस माहौल में हुई है, कहाँ पर उसका पला बड़ा है, किस तरह के वो माहौल में रहा है, किस तरह के लोगों के वो बीच रहा है, तो वो चीज़ें आती हैं वातावरण में। वंशानुगत होती है कि जैसे एक हेरिडिटरी मीन्स उसके अंदर कौन से गुण, कौन सी आदतें, कौन सी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, या कौन सा एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग आया है, वो वंशानुगत मीन्स एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक चीज़ चली आती है ना, उसको वंशानुगत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्यक्तित्व के जो विशिष्ट लक्षणों को शील गुण भी बोलते हैं। फिर कुछ व्यक्तित्व के कुछ और गुण भी होते हैं, जैसे कि उनका जोली नेचर होना, है ना, हंसमुख होना। दूसरा है कि कॉन्फिडेंट होना, ये भी तो गुण होते हैं ना, कॉन्फिडेंट होना और एक्साइटेड होना, जिद्दी होना, ये सारे नेचर ही तो होते हैं ना। फिर व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण, मैं दोनों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर एक लास्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्यक्तित्व के विकास के लिए
व्यवहारवादी, मानवतावादी। तो व्यक्तित्व विकास के लिए कार्ल रोजर ने स्व सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, मतलब बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। तो ये पूरा पेपर हमारा हो गया है आज, ये 2021 का है, फरवरी वाला। अब मैं एक और पेपर आपको दिखा देती हूँ जो दिसंबर में आया था, जिसके कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फिर से वही सेम पेपर है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, और ये पेपर है आपका दिसंबर 2021 का, BPCG 171 सामान्य मनोविज्ञान। वही सेम चीज़ें हैं, 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कम से कम 2 प्रश्नों के देने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान है और 400 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो पहला एक क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विधियों एवं अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको डबल स्टार लगा लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट से, तो ये तो बेसिक सा ही पेपर है, क्वेश्चन है, क्योंकि मनोविज्ञान का पेपर है तो इस पर तो पूछा ही जाएगा। तो विधियाँ एवं अनुप्रयोगों की चर्चा करनी है। मानव व्यवहार की आधारभूत समाज सांस्कृतिक प्रक्रिया का वर्णन करना है। मानव व्यवहार की आधारभूत मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसकी आधारभूत सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया, मतलब जो इंसान का जो व्यवहार होता है, जो साइकोलॉजिकल व्यवहार होता है उसका, या नॉर्मल व्यवहार भी आप बोल सकते हो, वो समाज और सांस्कृतिक प्रक्रिया में किस तरह से उस भूमिका निभाता है, ये आपने यहाँ पर बताया। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य सीखता कहाँ से है? मनुष्य सीखता है समाज से, है ना। तो समाज से ही तो सीखता है ना, तो उस प्रक्रिया को आपने यहाँ पर बताना है कि जो मानव व्यवहार की जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, जो समाज से वो क्या क्या सीखता है, कैसे कैसे सीखता है, तो उस प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर करना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये मोस्टली आते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर 2 किसी भी ईयर के किसी भी सेशन के आपको जो थोड़ा सा क्रॉस चेक करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाता है कि कौन कौन सी जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अवधान के विभिन्न रूपों और प्रत्यक्षण के चरणों की व्याख्या कीजिए। संगठन के नियमों की चर्चा कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि अवधान के विभिन्न चरण। अवधान क्या होती है? रुकावटें, सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अवधान को क्या बोलते हैं? रुकावटें। तो रुकावटों के विभिन्न रूपों और प्रत्यक्षण, इसके विभिन्न रूप बताने हैं आपने, प्रत्यक्षण बताने, प्रत्यक्षणों के चरणों की व्याख्या करनी है। गुड इट। और संगठन के नियमों की चर्चा करनी है आपने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कर लेना आप। फिर है आपका यहाँ पर आप बता सकते हो कि किसी भी संगठन के क्या नियम होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या नियम होते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपने बताने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा के प्रकार और सिद्धांतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको कर लेना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आया है, ये दोबारा यहाँ पर आ गया क्योंकि इससे पहले फरवरी वाले का जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आया हुआ था। अभिप्रेरणा का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहले इसको कर लेते हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन बोलते हैं इसे। तो मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इसके प्रकार बताने। मोटिवेशन कितने प्रकार? 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और आउटसाइड। ठीक है, आंतरिक और बाहरी। तो देखो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर से आती है, जबकि बाहरी प्रेरणा जो है वो इंसान के बाहर से आती है। अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गए, ज्ञानवादी, व्यवहारवादी, शारीरिक सिद्धांत हो गए, या फिर आवश्यकता प्रदान क्रम सिद्धांत हो जाते हैं। ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, फिर अभिप्रेरणा के बारे में कुछ और बातें मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभिप्रेरणा ना एक प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होंगे तभी तो हम उस काम को कर पाते हैं ना। बिना मोटिवेशन के हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे तुम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है ना कि पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ये मोटिवेशन ही तो है ना। कि मुझे अपने फ्रेंड्स, अगर मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि उस फ्रेंड से कि हाँ मैं भी उतने अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। तो ये मोटिवेशन ही होते हैं। तो अभिप्रेरणा के मूल में ना शारीरिक जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम करना, और जो जोलीनेस होती है, जो कि एक्साइटमेंट को बढ़ाना भी होता है। फिर अभिप्रेरणा मोटिवेशन के पीछे ना कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे कि खाना खाना, आराम करना,
और इंटरेस्ट, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना, लक्ष्य निर्धारित करना, अपने लिए कुछ आदर्श वगैरह, ये सब चीज़ें निश्चित करना, ठीक है। और अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है ना, उसके 4 मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका बिहेवियर हो गया, है ना, फिर हो गया आपका मोटिवेशन हो गया, प्रेरणा बोल सकते हो आप, इंस्पिरेशन बोल सकते हो आप उसको, फिर हो गया आपका टारगेट हो गया, लक्ष्य बोल सकते हो जिसको, और पुनर्निवेशन हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई, आई मीन। फिर एक और आप यहाँ पर ये भी आप थोड़ा सा बता सकते हो कि मोटिवेशन के प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार किसी क्रिया के बाद, मान लो कि आपको कोई काम हो गया आपका, ठीक है, किसी भी, मतलब ये एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है कि कुछ काम, मान लो कुछ हो गया आपका, आपने कुछ एक आपको टास्क दिया गया था, वो आपने कर दिया, उसके बाद जब एक मोटिवेशन के रूप में ना जब रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उस चीज़ को भी अगर वो उस क्रिया में बार बार दोहराया जाता है, तो वो भी आपको एक तरह से मोटिवेशन को इंक्रीज करना ही होता है ना। तो ये आपने इस तरह से बताना है यहाँ पर। 4th क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना, हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं व्यक्तित्व के मूल्यांकन की चर्चा कीजिए। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। एक तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें आपने करना क्या है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत, पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है क्या है वो आपने बतानी है। दूसरा, व्यक्तित्व के मूल्यांकन, किसी के बिहेवियर को, किसी की पर्सनैलिटी को आप कैसे एनालाइज करेंगे। कोई भी हो सकता है, वो बच्चे का या अडल्ट का, किसी का भी। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, या जब आपकी जो प्रैक्टिकल्स होती हैं ना, बच्चों के ऊपर जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जब स्कूल्स में होती हैं, तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि किसी की पर्सनैलिटी के लिए उसके आप कैसे एनालाइज करोगे, ये क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन वैसे भी अगर नहीं आता है ना, तो भी अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी की बेस हैं, रूट्स हैं ये चीज़ें, है ना। इन्हीं से तो साइकोलॉजी बनी है ना, इसी के ज़रिए आप साइकोलॉजी को और आगे तक पढ़ सकते हो और अच्छे से आप अपने आप को निखार सकते हो इन चीज़ों में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना आपको एक तो इंटेलिजेंट जो टेस्ट होता है वो पता होना चाहिए, इंटेलिजेंसी टेस्ट, और दूसरा होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, विकास के चरणों से संबंधित सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो विकास, ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, इसको डबल स्टार दे देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो ये देख लो, विकास के चरण, डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट की स्टेजेस आपसे पूछी जाती हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखो डेवलपमेंट ना बहुत तरीके से होता है, आपका फिजिकल, मोरल, कोग्निटिव, और इसके अलावा आपका इमोशनल, इतने सारे डेवलपमेंट होते हैं। हर डेवलपमेंट की अलग अलग थ्योरी होती है, जैसे कि कोग्निटिव फील्ड में आपकी पियाजे की थ्योरी है और आपकी वाइगोस्की की थ्योरी हो गई। मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग की थ्योरी आपकी हो गई। और ऐसे ही आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेंगी, उनमें से कुछ थ्योरी आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 4 जितने भी स्टार दे सकते हो दे देना, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है आपका, निम्नलिखित मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। शिक्षा और खेल, आपराधिक और फोरेंसिक। तो यहाँ पर ना पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अनुप्रयोगों पर चर्चा करनी है। मतलब साइकोलॉजी का यूज़ कैसे होना है शिक्षा में और खेल में, किस तरह से यूज़ होता है साइकोलॉजी का, ये आपने यहाँ पर बताना। यानी देखो, अब शिक्षा के क्षेत्र में जब साइकोलॉजी यूज़ होती है तो इसे हम कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में होती है, स्पोर्ट्स में भी यूज़ होती है साइकोलॉजी। अब आप ये देखो कि जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जितने भी, है ना, जब वो लोग खेल रहे होते हैं, एक नेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं, तो उन पर एक स्ट्रेस होता है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए भी तो उनको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है ना, साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे शिक्षा हो या खेल हो, सब में साइकोलॉजी का अपना एक स्थान है और उसकी ज़रूरत होती है। वो आपने यहाँ पर अनुप्रयोग, मतलब शिक्षा और खेल में साइकोलॉजी का क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग करना है, वो आपने यहाँ पर बताना है। दूसरा है आपराधिक और फोरेंसिक, मीन्स क्रिमिनल और फोरेंसिक के बारे में बताना। यहाँ पर आप कैसे यूज़ करेंगे, देखो जैसे कि मान लीजिए आपको क्रिमिनल मान लो झूठ बोल रहा है,
या सच बोल रहा है। यही तो आपका मनोविज्ञान किस तरीके से सामने वाले के मन को पहचान लेता है, मतलब उसकी फेस रीडिंग के जरिए, उसके बात करने के तरीके से, अगर वो हकला रहा है या उसके बार बार उसका मुंह सूख रहा है तो ये चीज़ें बता देती है ना कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये साइकोलॉजी होती है। मान लो एक एक कोई पुलिस अधिकारी है तो वो यहाँ पर अपने साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेगा, कहाँ पर अपराध में और कहाँ फोरेंसिक में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव विकास। देखो ये भी दोबारा आ गया, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के सामयिक क्षेत्र की व्याख्या कीजिए और मानव विकास के परिप्रेक्ष्य एवं अवधि की व्याख्या करती हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा कम देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन ना, इस तरह का। तो अगर मान लीजिए आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाते हो या इस क्वेश्चन के डीप में जाके इसको समझ पाते हो तो इसको कर लेना। अदरवाइज़ जो हिंदी में आप जैसे मान लीजिए परिप्रेक्ष्य आ गया, अवधि आ गया, सामयिक क्षेत्र आ गया, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाते हो तो जो इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको देख के आप समझ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी अगर आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत भी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में अगर आप बता सकते हो तो बिल्कुल बताइए। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में एवं अवधि की व्याख्या करनी है तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, फिर मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी ग्रंथियों की भूमिका का वर्णन करना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तंत्रिका क्या होता है? नर्वस सिस्टम हो गया। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम हो गया एक तो आपका, और दूसरा हो गया अंतस्रावी ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो जो इंग्लिश में भी होता है ना, दूसरी तरफ इसी पेपर के दूसरी साइड में इंग्लिश में भी लिखा होता है, उसमें आप देख सकते हो। तो ग्लैंड्स की भूमिका का वर्णन करना है मानव शरीर में, नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स का क्या यूज़ है, क्या भूमिका है उनकी, ये आपने यहाँ पर करना है। हालांकि देखा जाए तो ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजी जो होती है ना वो आपको यही तो सिखाती है ना, यही सारी चीज़ें तो एक साइकोलॉजी बनाती है, मानव शरीर की जो रचना होती है उसको बनाती है। क्योंकि यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सोचने के तरीके को, आपके मन को, चिंतन को, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया गया है और इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। तो यही था आज का पेपर। ठीक है, 2 पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपका पेपर आना है, किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने ये इसकी रिक्वेस्ट की थी। तो एक्चुअली मैं जहाँ पर हूँ, मैं एक फैमिली फंक्शन में हूँ, बट उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी तो मैं ये वीडियो बना दी है। बाकी अगर कुछ और अगर आ रहा तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।